वंचक शिक्षण संस्थान से मैं द मोहित श्रीवास्तव इस कक्षा के माध्यम से यूजीसी नेट और जेआरएफ का प्रथम कक्षा शुरू करने जा रहा हूँ। हालांकि यह मेरा औपचारिक रूप से चौथा कक्षा होगा, लेकिन इससे पहले के 3 कक्षाओं में मैंने यूजीसी नेट और जेआरएफ के बारे में, उसके पाठ्यक्रम के बारे में, उसे कौन कर सकता है, इन सारी चीज़ों पे बात किया था उस कक्षाओं में। अब मैं इस कक्षा के माध्यम से यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम पे आऊँगा। मेरा पाठ्यक्रम का जो सीरीज होगा वह शुरू होगा पेपर 1 से, जो कि अनिवार्य है सभी के लिए, चाहे वो किसी भी विषय में यूजीसी नेट का परीक्षा दें। तो मैं इस पेपर 1 के 10 यूनिट का एक आउटलाइन समझाऊंगा आप लोगों को इस कक्षा के माध्यम से और अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और यह कहना चाहता हूँ कि यह कक्षा एक आउटलाइन कक्षा होगी, और आपको अगर पूरे विस्तृत रूप से पढ़ने हैं तो आप यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए वंचक शिक्षण संस्थान से ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं। हालांकि यह कक्षा सभी के लिए है, क्योंकि यूजीसी नेट और जेआरएफ के अलावा भी कोई भी यह कक्षा अटेंड कर सकता है, कोई भी यह कक्षा में आ सकता है, क्योंकि ज्ञान जो है वो जहाँ से मिले वहाँ से लेनी चाहिए। तो मैं शुरू करता हूँ अपना यूजीसी नेट का पेपर 1 का प्रथम इकाई पहला यूनिट, जो कि संप्रेषण का है, कम्युनिकेशन का है। हालांकि यह पाठ्यक्रम के अनुसार चौथा यूनिट है, लेकिन मेरे कक्षा के अनुसार यह पहला यूनिट होगा, पहला इकाई होगा, और यहीं से मैं इस यूजीसी नेट के कक्षाओं की शुरुआत करूँगा। आता हूँ कम्युनिकेशन पे, संप्रेषण पे, संचार पे। ये संप्रेषण क्या है, कम्युनिकेशन क्या है? तो अगर अंग्रेजी में देखें तो कम्युनिकेशन जो है ये कम्युनिकेयर शब्द से निकला हुआ है। कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर। जब हम इंफॉर्मेशन का अर्थात सूचना का आदान प्रदान करते हैं, या तो खुद में या तो किसी और के साथ, तो इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। वह एक व्यक्ति, एक इंसान भी हो सकता है जो कि एक सूचना का आदान प्रदान करता हो किसी खास उद्देश्य के लिए, या फिर वह एक जानवर भी हो सकता है जो सूचना का आदान प्रदान करता हो किसी खास उद्देश्य के लिए, या फिर एक जानवर एक इंसान से भी कर सकता है, एक इंसान एक जानवर से भी कर सकता है। ऐसे कोई भी जीवित व्यक्ति जो है वह जब संचार करता है, संप्रेषण करता है, जब इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करता है, जब इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, सूचना का आदान प्रदान करता है, तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। अब बात आती है कि क्या कम्युनिकेशन में किसी एक खास भाषा की जरूरत होती है? नहीं, इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो भाषाओं से ऊपर है। यह आप किसी भी भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, मराठी, वज्जिका, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, किसी भी भाषा में कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसे हम इशारों से और चित्र के माध्यम से और ध्वनि के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है, संप्रेषण जो है, वो सूचना का आदान प्रदान होता है, और इसके लिए किसी भी भाषा की बंदिश नहीं है। बात मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये जो संप्रेषण है, ये कम्युनिकेशन जो है, यह यूनिवर्सल होता है, यह विश्वव्यापी, या फिर इसे हम कहीं पर भी पा सकते हैं, इसे हम कहीं पर भी लागू कर सकते हैं, इसे हम कहीं पर भी उपयोग कर सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। अब मैं आता हूँ पाठ्यक्रम के अनुसार से। यह था पहला कि अर्थ क्या होता है, संप्रेषण का मतलब क्या होता है, संचार का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है टू शेयर। शेयर क्या? तो इंफॉर्मेशन, सूचना का आदान प्रदान। यहाँ पर 2 शब्द आते हैं, एक आता है सूचना और एक आता है संदेश। सूचना को हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं, और संदेश को हम लोग मैसेज कहते हैं।
और संचार को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं या फिर संचार को हम लोग संप्रेषण भी कहते हैं। तो मैसेज संदेश है, यही संदेश जो है जब काम का संदेश होता है, जब जरूरी होता है, तो उसे हम सूचना कहते हैं। और यही सूचना जो है संचार का आधार बनता है। यही सूचना जो है वो संचार में ट्रैवल करता है, यात्रा करता है, ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाए। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो कम्युनिकेशन है, एक इंसान को खुद से भी जोड़ता है, एक जानवर को खुद से भी जोड़ता है, एक जीवित व्यक्ति को खुद से भी जोड़ता है, या किसी को खुद से भी जोड़ता है। क्योंकि एक कम्युनिकेशन जो है वो खुद से भी किया जाता है, स्वयं से भी किया जाता है। जब हम खुद से बात कर रहे होते हैं, स्वयं से बात कर रहे होते हैं, तो वो भी एक संचार है, वो भी एक संप्रेषण है। जब एक व्यक्ति या फिर कोई भी अपने आप से बात कर रहा हो, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका ये क्या है और इसका मतलब क्या है। अब मैं आता हूँ अर्थ के बाद। पाठ्यक्रम के अनुसार हमें यह देखना है कि कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं, कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो अलग अलग आधार पर कम्युनिकेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं और बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मैं कुछ प्रकार को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा और उस पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमें पाठ्यक्रम के अनुसार सारा कुछ चलना है और यह मेरा एक आउटलाइन क्लास होगा। और आपको डिटेल के लिए वंचक शिक्षण संस्थान से ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना होगा। तो प्रकार, मैं दो आधार पे कम्युनिकेशन को तोड़ूंगा, एक शब्द के आधार पे और एक होगा हमारा लोगों के आधार पे। लोग मतलब इंसान, पर्सन के आधार पे। तो सबसे पहले शब्दों के आधार पर देखते हैं। शब्दों के आधार पर जो संप्रेषण है वो दो प्रकार के होते हैं, एक वाचिक संप्रेषण और एक गैर वाचिक संप्रेषण। वाचिक को हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं और गैर वाचिक संप्रेषण को हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जब बात आती है वाचिक संप्रेषण की, तो यहाँ पर शब्दों का उपयोग होता है, और गैर वाचिक जैसा कि नाम से ही साफ है कि यहाँ पर शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो जब शब्दों का प्रयोग होता है उसे वाचिक संप्रेषण कहते हैं, और जहाँ पर शब्दों का प्रयोग नहीं होता है उसे गैर वाचिक संप्रेषण कहते हैं। और शब्दों का प्रयोग जो होता है, जो वाचिक संप्रेषण है, जो वर्बल कम्युनिकेशन है, वो दो तरह के होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। जब हम लोग बोलकर शब्दों का कम्युनिकेशन या फिर शब्दों का उच्चारण करके कम्युनिकेशन, संचार, संप्रेषण करते हैं, तो वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन का ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है, मौखिक संप्रेषण कहलाता है। और वही जब हम लोग लिख कर करते हैं तो उसे लिखित या फिर रिटेन कम्युनिकेशन कहते हैं। और रिटेन कम्युनिकेशन हो या फिर ओरल कम्युनिकेशन हो, ये दोनों जो है वर्बल कम्युनिकेशन है, अर्थात लिखित और मौखिक दोनों जो है वो वाचिक संप्रेषण है। अब मैं बात करता हूँ गैर वाचिक संप्रेषण का। गैर वाचिक संप्रेषण जहाँ पर शब्दों का प्रयोग न हो। ये तीन प्रकार के साधारणतः होते हैं। एक जहाँ पर आवाज का उपयोग होता हो संचार के लिए, दूसरा जहाँ पर चित्र का उपयोग होता हो, और तीसरा जहाँ पर शरीर के अंग का उपयोग होता हो। जहाँ पर शरीर के अंग का उपयोग होता है, गर्दन हिलाकर हाँ बोलना या ना बोलना, हाथ से इशारा करना, आँख से इशारा करना, ये सब बॉडी लैंग्वेज कहलाते हैं। ये सब बॉडी लैंग्वेज है, ये सब शारीरिक भाषाएं हैं। जबकि जब हम चित्र का उपयोग करते हैं, यू टर्न या फिर डेंजर वगैरह के जो साइन होते हैं, जहाँ पे शब्द तो नहीं होते हैं लेकिन चित्र होते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं साइन लैंग्वेज। वो हमारे कहलाते हैं जहाँ पर हम लोग साइन से, चित्र से संप्रेषण करते हैं, वो हमारा साइन लैंग्वेज हो गया। या फिर कहें तो चित्र भाषा हो गया, जहाँ पर हम लोग शब्द का इस्तेमाल न करते हुए, शरीर का इस्तेमाल न करते हुए हम लोग पिक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। और तीसरा और आखिरी जो गैर वाचिक संप्रेषण है वह है पैरा लैंग्वेज। पैरा का मतलब होता है साउंड, साउंड का मतलब होता है ध्वनि। तो ध्वनि का जो भाषा होता है, ध्वनि भाषा जो होता है, जो पुलिस का सायरन, स्कूल की घंटी, अलार्म, या फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे जो एम्बुलेंस की आवाज़, एम्बुलेंस का सायरन, ये सब जो है जो बिना शब्द के ही आवाज़ से ही
साफ हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या सूचना प्राप्त होता है। तो यही हमारा जो है ये पैरा लैंग्वेज है या फिर ध्वनि भाषा है, जो कि गैर वाचिक संप्रेषण का हिस्सा है। तो अर्थात हमारा एक वाचिक हो गया और एक गैर वाचिक हो गया। वाचिक के दो हो गए, एक हो गए लिखित और एक हो गए मौखिक। वर्बल के दो हो गए, एक हो गया रिटेन, एक हो गया ओरल। और नॉन वर्बल गैर वाचिक के हो गए हमारे साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज और पैरा लैंग्वेज। अब हम दूसरे आधार पे आते हैं। दूसरे आधार पे लोगों की संख्या के अनुसार संचार संप्रेषण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरपर्सनल और एक इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल जब एक इंसान खुद से, एक जानवर या कोई भी जब खुद से संप्रेषण कर रहा होता है तो उसे हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब एक व्यक्ति खुद से बात कर रहा होता है तो उसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं या फिर संप्रेषण संचार कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इंट्रा मतलब स्वयं से, इंटर मतलब दो या दो से ज्यादा। तो एक हो गया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक हो गया इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के भी दो प्रकार होते तो बहुत सारे हैं, हमें पाठ्यक्रम के अनुसार दो प्रकार देखने हैं। एक है ग्रुप कम्युनिकेशन और एक है मास कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन जहां पर लोगों की संख्या दो से ज्यादा तो है लेकिन कुछ है जो कि गिनती में है, एक संस्थान में, एक बिजनेस हाउस में, एक कक्षा में ये जो संचार होता है, संप्रेषण होता है, ये ग्रुप कम्युनिकेशन के उदाहरण हो सकते हैं। जबकि मास कम्युनिकेशन जहां पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रोता होते हैं, इसे हम लोग मास कम्युनिकेशन कहते हैं, जन संचार कहते हैं, जहां पर हम लोग बहुत सारे श्रोताओं के बीच में संचार करते हैं, वो अनगिनत भी हो सकते हैं। तो हमारा इंट्रापर्सनल जो कि स्वयं से, इंटरपर्सनल जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा, जब कुछ हो तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन, और जब वो बहुत ज़्यादा हो तो मास कम्युनिकेशन, जन संचार। अब मैं आता हूँ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन के तरीके क्या हैं, किस तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसका प्रक्रिया है। तो इसमें सबसे पहले होता है सेंडर, सेंडर के बाद होते हैं मैसेज, मैसेज के बाद होता है इनकोडिंग, इनकोडिंग के बाद चैनल, चैनल के बाद रिसीवर, रिसीवर के बाद डिकोडिंग, और ऐसे उल्टा एरो लेते हुए जब डिकोडिंग से सेंडर की तरफ आता है तो इसे हम लोग फीडबैक कहते हैं। अर्थात एक संचार के लिए, एक संप्रेषण के लिए हमें इन 7 चीजों की जरूरत है, आवश्यकता है। यही संप्रेषण को अच्छा या फिर संप्रेषण को संप्रेषण बनाते हैं, कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन बनाते हैं। सबसे पहले एक शुरू करने वाला, एक सेंडर होना चाहिए, एक वक्ता होना चाहिए या फिर एक शुरू करने वाला होना चाहिए। जब एक व्यक्ति कम्युनिकेशन की शुरुआत करेगा तो वो क्या करेगा, वो एक संदेश को लेगा और इस संदेश को एक छोटे फॉर्म में बदलेगा जिसे इनकोडिंग कहते हैं। इनकोडिंग का मतलब होता है कि जब हम बड़े संदेश को छोटे संदेश में बदलें। क्यों बदलें? क्योंकि हमारे पास समय की और बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है और हमें उन सारी चीज़ों को समय पे और जगह पे पहुंचाना होता है। अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो वो संदेश जो है वो शायद उतना अच्छे से समझ में ना आए या फिर ज़्यादा लेंदी हो जाए, ज़्यादा विस्तृत हो जाए, जो लोग पढ़ने में रुचि न रखें, या फिर समय ज़्यादा लग जाए, या फिर इसे भेजने में पैसे की ज़्यादा खर्च हो जाए अगर हम पोस्ट से करते हैं तो जब हम बड़े मैसेज को छोटे मैसेज में बदलते हैं ताकि उसका उचित प्रयोग हो सके तो इसे हम लोग इनकोडिंग कहते हैं। एक सेंडर होता है, वो मैसेज संदेश को कन्वर्ट करता है, बड़े संदेश को छोटे संदेश में अपने सुविधा के अनुसार
उसके बाद वो एक माध्यम चैनल के माध्यम से, एक मीडिया के माध्यम से रिसीवर दूसरे व्यक्ति या दूसरे इंसान को पहुंचाता है, और उसके बाद वो इंसान रिसीवर जो होता है, जो उपयोगकर्ता होता है, वो उसे अपने हिसाब से डिकोड करता है, अर्थात इस इनकोडेड मैसेज जो छोटा प्रारूप था उसको विस्तृत करता है अपने समझ के अनुसार। और उसके बाद जब वो अपना रिप्लाई देता है, जब अपना उत्तर देता है कि वो क्या समझा तो सेंडर को, तो उसे हम लोग फीडबैक कहते हैं, उसे हम लोग उत्तर कहते हैं। अर्थात एक कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले सेंडर, फिर मैसेज, फिर इनकोडिंग, फिर चैनल, फिर रिसीवर, फिर डिकोडिंग, फिर फीडबैक की प्रक्रिया होती है, का प्रोसेस होता है। तो इसे हम लोग कलेक्टिवली प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। और अगर हम लोग इसे एक एक करके अलग अलग निकाल लें तो ये हमारे सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक, ये सब जो है ये एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ये सब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और इसको अगर इस स्टेप से बना दें तो ये हमारे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कहलाएंगे, जिसमें सेंडर और रिसीवर जो है ये लिविंग एलिमेंट है, ये जीवित लोग हैं, और बाकी सारे चैनल को छोड़कर ये सब नॉन लिविंग है। चैनल लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। जब एक व्यक्ति खुद से बात कर रहा हो या फिर किसी को भेजता हो कि तुम जाकर ये जानकारी कहीं और दे आओ, कम्युनिकेशन कर आओ, तो वहां पर वो जीवित होगा। लेकिन जब मैं वीडियो चलचित्र के माध्यम से या फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से जब मैं कम्युनिकेशन करूंगा या फिर कोई व्यक्ति करेगा, तो वहां पर जो चैनल होगा, चाहे वो टीवी के माध्यम से, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से, चाहे वो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से, वहां पर जो हमारा कम्युनिकेशन होगा वह उस कम्युनिकेशन में जो चैनल होंगे वो नॉन लिविंग होंगे। तो हमारे सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक, ये हमारे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है अगर ऐसे जोड़े, और अकेले अकेले ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक बात और कहना चाहूँगा, इनकोडिंग का मतलब, इनकोडिंग का मतलब ये हुआ जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। संप्रेषण जो है एक ब्रह्मांड है, या फिर संप्रेषण के जो सिलेबस है इसे भी हमें विस्तृत रूप से करना है, लेकिन चूंकि यह एक ओवर व्यू क्लास है, यहाँ पर मैं पूरे सिलेबस का, पूरे इस यूनिट का ओवरव्यू दे रहा हूँ और आगे भी अलग अलग यूनिट का दूंगा, तो मैं यहाँ पर इसे एक संक्षिप्त रूप से समझा रहा हूँ ताकि ये आप लोग और विस्तृत रूप से समझें। और अगर आप वंचक शिक्षण संस्थान से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से जुड़ेंगे तो मैं यहाँ पर इसको और विस्तृत रूप से समझाऊंगा। अब प्रोसेस हो गए, एलिमेंट्स हो गए, अब मैं आता हूँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण पे, जो कि पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और अगर हम संप्रेषण के इन सारे बाधकों से पार पा लें और इन सारी चीज़ों को न होने दें तो हमारा जो संप्रेषण है वो प्रभावी होगा, वो हमारा इफेक्टिव होगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये प्रभावी संप्रेषण और संप्रेषण के बाधक ये सब हो गए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो हमें इस पाठ्यक्रम में पढ़ना है। एक है हमारा इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, जब दो या दो से ज़्यादा सभ्यता, संस्कृति के बीच में जब संचार होता है तो वो कैसा होता है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब हमें देखना है। क्योंकि जब अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग संस्कृतियां आपस में मिलते हैं तो फिर वहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो प्रभावित होता है, वहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो या तो सकारात्मक तौर पे या नकारात्मक तौर पे प्रभावित होता है, जैसा कि हम लोग अभी के माहौल में देख रहे हैं। इसके अलावा हमें देखना है ग्रुप कम्युनिकेशन, समूह संचार। समूह संचार में हमें यह देखना है कि ग्रुप कम्युनिकेशन जो है वो किस तरीके से होता है, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा है इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन में। इसके अलावा हम लोग को क्लासरूम कम्युनिकेशन देखने हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन वही एक ग्रुप कम्युनिकेशन जैसा है
जहाँ पे हम लोग क्लासरूम के अंदर एक कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन माध्यम से मैं यहाँ पर करता हूँ, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से मैं इस चलचित्र के माध्यम से आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। तो इस क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इस क्लासरूम कम्युनिकेशन को कैसे और ज़्यादा अच्छा किया जाए, कैसे इसकी कमियों को दूर किया जाए, इसमें क्या क्या कमियां आती है, क्या क्या नहीं होते हैं, ये सारा कुछ क्लासरूम कम्युनिकेशन के हिस्से हैं, जो कि ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन दोनों जो है ये एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, जो कि मैंने पहले यहाँ पर व्याख्या किया है, जो कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के हिस्सा है। इंटरकल्चरल मैंने यहाँ पर बात की। अब मैं आता हूँ अंतिम विषय पे, जो कि इस इकाई कम्युनिकेशन का है, जिसे हम लोग मास मीडिया एंड सोसाइटी के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हिंदी में हम लोग जन संचार, जन मीडिया और समाज कहेंगे। समाज क्या है? समाज हम आप जैसे अलग अलग लोग जो हैं, एक एक इकाई है, एक एक व्यक्ति हैं। ऐसे ही बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव जंतु जब आपस में मिलते हैं तो वो समाज का निर्माण करता है। एक इंसान, एक जानवर, ये सब जब एक रहते हैं तो वो इंडिविजुअल कहलाते हैं। जब वो कुछ होते हैं तो वो परिवार कहलाते हैं। जब परिवार, अलग अलग परिवार जब आपस में मिलता है तो वो सोसाइटी कहलाता है, वो समाज कहलाता है। तो एक इंसान से बड़ा यूनिट जो है, जहाँ पर कुछ इंसान होते हैं जो एक तरह के होते हैं, वो होते हैं जिनका सारा परिवेश आपस में रहता है, वो जो होते हैं वो परिवार होता है। और जब दो या दो से ज़्यादा परिवार आपस में किसी एक जगह पर मिलते हैं तो उसे हम लोग समाज कहते हैं, उसे हम लोग सोसाइटी कहते हैं। और जब ये सोसाइटी आपस में मिलता है तो फिर वो कल्चर, सभ्यता का निर्माण करता है। फिर वो इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन पे वहाँ पे बात आ जाती है। तो ये कल्चर का निर्माण करता है, ये सभ्यता का निर्माण करता है, संस्कृति का निर्माण करता है, यहीं से रिलीजन और अलग अलग चीज़ों की बात आती है। तो एक समाज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सारा कुछ हमें इस सोसाइटी के आधार पर देखना है। और समाज का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा परिवार और बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं किसी एक खास जगह पे, तो उसे हम लोग समाज कहते हैं। जहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ पर दैनिक क्रिया करते हैं, तो उसे हम लोग समाज कहते हैं। समाज के बाद आता है मास मीडिया। मास मीडिया ये शब्द है जनसंचार। यहाँ पे तीन शब्द आता है, मीडिया, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन। मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और मीडिया, ये चारों शब्द को हमें ऐसे समझने हैं कि ये सब एक ही है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं इन सब में से सबसे बेहतर शब्द मानूं, या फिर एक वैसा शब्द जो कि एक बेहतर तरीके से इन सारी चीज़ों को डिफाइन करता हो, तो वो है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का मतलब होता है पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन अर्थात जनसंचार, मीडिया मतलब माध्यमनी, मास मीडिया मतलब जन माध्यमनी। तो यहाँ पर बात आती है कि ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये यहाँ का मुद्दा है नहीं, ये यहाँ का विषय है नहीं, विषय कहीं और चला जाएगा। मैं बात करता हूँ मास मीडिया संप्रेषण के अंतर्गत। तो मास मीडिया का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि हमें यहाँ पर उन सारे माध्यमों के बारे में जानने हैं, उन सारे माध्यमों को देखना है जो कि कम्युनिकेशन में काम करता है, या फिर जो चैनल यहाँ पर जो चैनल है, इस चैनल के तौर पे काम करता है, ताकि एक इंसान खुद से या किसी और से जुड़े। तो ये जो मीडिया है, ये तीन तरह से हम लोग इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एक जो लिखकर यानी कि प्रिंट मीडिया, एक जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है, टीवी से होते हैं, या फिर अभी कैमरा के आधार पे हम लोग यूट्यूब के आधार पे कर रहे हैं, सोशल ये हम लोग कर रहे हैं। ये हमारे जो है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गए, जहाँ पे टीवी, रेडियो ये सारे आते हैं। ये सब
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, जबकि प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह हो गया। और एक नया आया है जिसे हम लोग हाइब्रिड मीडिया कहते हैं। यहाँ पर ये प्रिंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, सब है, लेकिन इसे हम कुछ ना कहते हुए हम अपने दायरे में रहते हुए वही चीज़ कहेंगे जो इसे समाज कहता है या फिर जो इसे कहा जाता है, वो है सोशल मीडिया। एक प्रिंट मीडिया जहाँ पर न्यूज़पेपर मैगजीन बुक वगैरह होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहाँ पर टीवी रेडियो वगैरह होते हैं, और तीसरा जो है वो न्यू मीडिया हाइब्रिड मीडिया, या फिर सही अर्थों में सही शब्दों में कहें, समाज के शब्दों में कहें तो सोशल मीडिया, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें, लिंक्डइन, ये सारी चीज़ें जो हैं जो एक संचार के माध्यम बनते हैं, चैनल बनते हैं, ये सब हमारे सोशल मीडिया कहलाते हैं। तो यही सब कुछ जो है ये हमें मास मीडिया के अंतर्गत देखना है, मीडिया के अंतर्गत देखना है, अर्थात वो माध्यम के अंतर्गत देखना है जिस आधार पे हम लोग संप्रेषण करते हैं। तो ये जो संप्रेषण है, हमने यहाँ पर अर्थ देखा इसका, इसके प्रकार देखे, इसके हम लोगों ने चैनल देखा, इसका हम लोगों ने एलिमेंट देखा, तत्व देखा, इसके आधार पर हमने प्रभावी संप्रेषण देखा, इसके बाधक हम लोगों ने देखा, इसके बाद हम लोगों ने मास मीडिया एंड सोसाइटी देखा। यहाँ पर एक और बातें आती है जो मैं अब कहना चाहूँगा। यहाँ पर मुझे संप्रेषण के अभिलक्षण भी देखने हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने हैं। मैं इसे इसलिए रखा था क्योंकि मैं इसे लास्ट में बात करूंगा, इस पर लास्ट में बात करूंगा कि संप्रेषण के अभिलक्षण क्या हैं। तो संप्रेषण की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ये संप्रेषण जो है ये यूनिवर्सल है। ये जैसा कि हमने पहले बोला, ये कहीं पर भी किया जा सकता है। ये टू वे प्रोसेस है, ये सेंडर से रिसीवर तक भी जाता है और फिर उधर से ये जवाब उत्तर के तौर पे इधर भी आता है। इसमें हम लोग ये भाषाओं से, ये किसी भी एक खास भाषा से परे है, ये हम किसी भी भाषा में कर सकते हैं। ये जरूरी है क्योंकि ये कम्युनिकेशन जो है ये जोड़ने का काम करता है। ये सब कुछ हैं जो इसके गुण हैं, जिसको अंग्रेजी में कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर हिंदी में इसे गुण और अभिलक्षण दोनों कहते हैं। तो ये पूरा पाठ्यक्रम था, पूरा सिलेबस था संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का। और अब मैं यह अंत में यही कहना चाहूँगा कि इस संप्रेषण का यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के अनुसार से मैंने पूरा इसे कवर किया, पूरा एक ओवरव्यू दिया, पूरा एक आउटलाइन दिया कि इसमें क्या क्या है और इसमें इन सब का मतलब क्या है, और इसे और विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए और इसे और विस्तृत रूप से समझने के लिए आप वंचक शिक्षण संस्थान के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जुड़ सकते हैं। यूजीसी नेट के लिए, यूजीसी नेट की तैयारी के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए अब मैं अगली कक्षा में बात करूंगा भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की हायर एजुकेशन सिस्टम, जो कि यूजीसी नेट का यूनिट 10 है, जो कि वंचक शिक्षण संस्थान के माध्यम से हमारा दूसरा यूनिट होगा संप्रेषण के बाद। तो अगली कक्षा में मिलते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम के साथ। धन्यवाद।